आज देश में बचा क्या, आप मुझे बताओ। पार्लियामेंट में खड़े होके एक शख्स जो है भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरह के अपशब्द कहता है जो किसी भी कीमत पे स्वीकार्य नहीं। मैं वो सब दोहरा भी नहीं सकता हूँ। अगर मैं वहाँ होता तो चाहे मेरी सस्ता चली जाती, लेकिन उस आदमी को सबक जरूर सिखा देता। आपने यहाँ बहुत एमएलए बनाए, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि इस बार ये लड़ाई लड़ने का मौका आप मुझे दें, जिससे मैं जो सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा हूँ वो सदन में भी जाके लड़ सकूँ। भाई देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद को वाई ग्रेड सिक्योरिटी मिली हुई है, चौतरफा मुकाबला होने की वजह से भाजपा को फायदा हो जाएगा, तो कहीं कोई मेल जोल तो नहीं है? देखिए, सिक्योरिटी तो यहाँ देश में कोई नेता ऐसा नहीं जिसको ना हो। जिस नेता का कद ऐसा है कि उसको नुकसान पहुंचने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, उसको सबको मिली है। और ये सुरक्षा उन्हीं लोगों के दो जिनकी जान खतरा हो। आप ही बताओ कि 6 महीने पहले मेरे ऊपर गोली नहीं चली, और हमने कोर्ट से लेकर सब जगह, इलेक्शन कमीशन लेकर सब जगह, क्योंकि हम पे रिकॉर्डिंग है, हम पे एविडेंस है कि लगातार हमारी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। और मैं तो आपको बड़ी ताज्जुब की बात बताऊँगा, जो लोग आज मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, 6 महीने पहले मेरे साथ खड़े होकर जंतर मंतर पर बाकायदा लेटर दे के ये भी इस मांगों का समर्थन कर रहे थे। अगर वहाँ बेहतरीन सुविधाएं मिल रही है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहे हो? अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेज रहे हो और हमारे बच्चे को वहाँ पढ़ा रहे हो और कह रहे बहुत अच्छी सुविधा है। अगर हॉस्पिटलों में बहुत अच्छी सुविधाएं आपने कर दी है तो आप प्राइवेट में अपना इलाज क्यों कराते हो? आप क्यों विदेशों में जाकर इलाज आप भी नहीं कराओ ना? मेरे जो दिल में है वही मेरे जवान पे है। 70% में हम हैं और बाकी 30 में सब है। हम विचारधारा पर आधारित लोग हैं। हम किसी भी कीमत पे संविधान विरोधी ताकतों से समझौता नहीं कर सकते। हम राजनीति छोड़ सकते हैं, हम खुद को दूर कर सकते हैं राजनीति से, हम मर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं कर सकते। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यूँ तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन जिन कुछ गिनी चुनी सीटों पर एक तरह की सनसनी, एक तरह का आकर्षण पूरे राष्ट्रीय मीडिया को हो रहा है, उसमें नगीना भी एक है। चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम ऑल द वे सफ़र करके आए हैं इनके लिए, इनसे बातचीत करने के लिए कि आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी कशिश, कौन सा आकर्षण है और कितने मजबूत अपनी सीट पर नज़र आ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, अब तो कैंपेनिंग भी ख़त्म हो गई है, दिल पे हाथ रख के बताइए कैसा महसूस हो रहा है? जीत रहे हैं, क्या हो रहा है? मैं झूठ बोलता ही नहीं। दिल पे हाथ रखने की जरूरत तो उनको है जिनके दिल में कुछ और जबान पे कुछ और। मेरे जो दिल में है वही मेरे जबान पे है। 70% में हम हैं और बाकी 30 में सब है। ये जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ कुदरत की आवाज़ होती है, खुदा की आवाज़ होती है, ईश्वर की आवाज़ होती है। तो जनता लड़ रही चुनाव, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं लड़ रहा। हर गाँव में अब तो सैकड़ों चंद्रशेखर आज़ाद हो गए जो अपने आप से जाकर प्रचार करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तैयार करते हैं और चुनाव निशान पहुंचाते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी लोकसभा में सब जगह नहीं जा पाया व्यक्तिगत, तो फिर भी हर गांव में 150 लोग ऐसे हैं जो खुद से चंद्रशेखर आज़ाद बन के इस काम कर रहे हैं। सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली में सुन रही हूँ, यहाँ पर तमाम तरह की नारेबाजी हो रही है। लेकिन अगर एक आम वोटर होगा तो वो सोचेगा कि भी देखिए, मान लेते हैं कि माना जा रहा है कि भी 2 आपके पास वोट बेस अच्छे हो सकते हैं, वो है मुस्लिम वोट बेस, दूसरा है दलित वोट बेस, और अगर वही दोनों आपको वोट दे दें तो फिर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन दोनों के मन में सवाल ये है कि भाई भाजपा को हराने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति, एक सीट निकल जाने से क्या फ़ायदा होगा? एक सीट निकलेगी तभी तो भाजपा हारेगी। जिस सीट पर जो भी भाजपा को हरा सकता है उसी को जनता को वोट देनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन सवाल ये है कि सीट पर तो हम भाजपा को हरा रहे हैं, फिर हमारे विपक्ष के साथियों को क्यों बार बार 2-2 बार कैंपेनिंग करनी पड़ रही है? सवाल ये है कि वो यहाँ आके भाजपा पे हमला नहीं कर रहे, वो यहाँ के चंद्रशेखर आज़ाद पे हमला कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे वो लोग जो अब से 15 दिन पहले मेरे साथी थे, मेरे साथ मध्य प्रदेश तक घूमने गए, मैनपुरी मुझसे मदद ली, खतौली जिनको मैं जिता के दी, रामपुर में जिनके लिए मैं कैंपेन करने गया, घोसी में जिनकी मैंने मदद की, अब वो अचानक से उनको पता नहीं क्या हुआ है कि वो मेरे ऊपर हमले करने लगे। क्यों हो रहा है ऐसा? मुझे लग रहा है शायद उनको ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर जीत के आ रहे हैं, तो चंद्रशेखर जीतेंगे तो एक नई दौर की राजनीति शुरू होगी जिसमें नेता जनता के बीच जाता है, उनके बीच रहता है, उनकी लड़ाई को लड़ता है, थानों का, कचहरियों का,
जिला मुख्यालय घेराव करता है और जब तक न्याय नहीं होता तब तक उठता नहीं है। एक नई दौर की राजनीति होगी। सोचिए एक कंपटीशन खड़ा हो जाएगा कि बेहतर नेता कौन, जो जनता के लिए ज़्यादा समर्पित है। अब तक तो नेता चुनाव के बाद घरों में बैठ जाते थे, फिर चुनाव प्रचार करने आते थे, लेकिन अब क्या हुआ पिछले कुछ समय से, जिससे हमने काम करना शुरू किया। कहीं भी किसी पे कोई मुसीबत आती है हम दौड़े दौड़े जाते हैं, शासन प्रशासन से लोहा लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है आंदोलन करते हैं, ज़रूरत पड़ती है और तमाम तरह का प्रयास करते हैं, प्रदेश स्तरीय आंदोलन करते हैं, देश स्तरीय आंदोलन करते हैं। तो मजबूरी में कुछ नेताओं को चल के जाना पड़ा है, वो भी जाने लगे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक नए दौर की राजनीति शुरू होगी, जहाँ जनता पहले पार्टी झंडे निशान को वोट करती है, अब वो नेता आदमी को देखती है, उसके किरदार को देखती है। क्योंकि ये तो मैंने भी देखा है कि सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर भी नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आप साथ आए हैं, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, शाहीन बाग का मुद्दा हो, या एनआरसी का मुद्दा हो, दलितों पर उत्पीड़न का मुद्दा हो, जब ये कई साल पहले हुआ था, किसानों का मुद्दा हो। हाथरस का मुद्दा हो। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो लोग बड़े निराश हो गए हैं जो ये सोच रहे थे कि ये बड़ी बेहतरीन सीट थी अगर इसमें साथ मिलके लड़ते। अब 4 कॉर्नर अलग नज़र आ रहे हैं, कुछ वोट बीएसपी भी लेगी, सपा भी लेगी, भाजपा को भी अपना वोट मिलेगा और आप भी हैं। देखिए पहली बात तो ये सीट ऐसी सीट है जहाँ 85-90% वोट वो है जो भाजपा के विरोध का वोट है। और उसमें बड़ी बात यह है कि कुछ लोग तो चुनाव लड़ना है, लेकिन पिछले 1.5 साल से हमने यहाँ गांव-गांव जाके मेहनत की है, कमेटियाँ बनाई हैं। हम पे 3 कमेटियाँ हैं बूथ की जो हमारा चुनाव लड़ा रही है। एक भीम आर्मी की है, एक आज़ाद समाज पार्टी की है और एक भाईचारा कमेटी है। हम पे 3 कमेटियाँ हैं और हर गाँव में हम पे डंडा झंडा उठा के बूथ तक पहुँचाने वाले नेता भी हैं वोटर को। तो हमने यहाँ मेहनत की है। दूसरे लोग जो लड़ने आए उनको ये भी नहीं पता कि यहाँ बूथ कितने हैं, यहाँ गांव कितने हैं, किस जाति के कितने वोट हैं। तो ज़बरदस्ती अगर आप जनता के ऊपर थोपोगे और जनता को इससे अच्छा उम्मीदवार मिलेगा तो जनता क्यों देगी जब विकल्प अच्छे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये भारत की डेमोक्रेसी की सुंदरता यही है कि यहाँ एक चेहरे पर चुनाव नहीं होता है। 542-43 सूबों में आप अपने अलग अलग प्रत्याशी को चयन कर सकते हैं। तो जब जनता को मौका दिया है लोकतंत्र ने, संविधान ने, कि अलग अलग प्रत्याशी को मौका, अलग अलग प्रत्याशी को चयन कर सकते हैं, तो फिर बेहतर से बेहतर क्यों ना चुना जाए। एक जो भाजपा के प्रत्याशी 3 बार उनको पहले से 3 बार के एमएलए हैं, तो जनता उनको देख चुकी, उनके क्षेत्र में उनका कितना विरोध है। जिस दिन रिजल्ट खुलेगा आप देख लेना। दूसरे जो 2 लोग हैं, एक चंदौली से आए हैं यहाँ और एक दूसरे जो हैं वो बेचारे अंतिम समय मुजफ्फरनगर से आए हैं। और ये दोनों ही लोग जो हैं बेचारे भाजपा जनता पार्टी में भी टिकट मांगते हुए घूम रहे थे। बुरी आप देख लो, जिनको टिकट दिया उन्होंने ज्वाइन भी पार्टी बाद में की, पहले टिकट दिया है। इसका मतलब वो तो सब जगह तलाश रहे थे। उन्होंने अपने अपने जो पोस्टर लगाए उन पर इनका फोटो भी लगाया विपक्ष के लोगों का। वो तो देख रहे जहाँ से उनको चुनाव लड़ना, जहाँ से मौका मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आज़ाद, एक तो है कि आदमी चुनाव में कहता है मुझे वोट दो मैं आपके काम करूँगा, एक तरफ वो नेता, एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद है जो 24 घंटे 7 दिन सेवा कर रहा है देश भर के लोगों की। जहाँ भी जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होता है या सरकार कोई भी कानून ऐसा बनाती है, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे पहलवान बेटियों का आंदोलन हो, वो 24 घंटे जनता की सेवा में खड़ा मिलता है। जब आप सांसद नहीं थे, जब ये सब कर रहे थे, सांसद बन जाएंगे तो और ज़्यादा आपकी आवाज़ मजबूत हो जाएगी। फिर संसद में उठाएंगे ये तमाम सवाल। देखिए पार्लियामेंट में अभी कोई ऐसी आवाज़ नहीं है जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, जो उनके खिलाफ कुछ भी होता है तो उस पर आवाज़ उठा सके। आज देश में बचा क्या, आप मुझे बताओ। पार्लियामेंट में खड़े होके एक शख्स जो है भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरह के अपशब्द कहता है कि जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। मैं वो सब दोहरा भी नहीं सकता हूँ। अब सवाल ये है कि उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या किया विपक्ष ने? अगर हम देखिए मायावती जी ने और उन्हीं को निकाल दिया पार्टी। ये समझने की बात है ना, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज़्यादा दोषी होता है। मैं अन्याय नहीं सहता। अगर मैं वहाँ होता तो चाहे मेरी सस्ता चली जाती, लेकिन उस आदमी को सबक जरूर सिखा देता जो आदमी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा था। अब अगला सवाल ये है कि देखिए मायावती उनकी पार्टी, जी हाँ चलिए पूरा। दिल्ली में जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, सजदा कर रहे थे, इस देश में धार्मिक आज़ादी संविधान देता है आर्टिकल 25-26। हिंदुओं को भी है, मुसलमानों को भी है, सिखों को भी है, जैनों को भी है, बुद्धिस्टों को भी है, और वो भी लोग रहते हैं इस देश में जो नास्तिक हैं। लेकिन पुलिस जो केंद्र सरकार के पास है, वो जिस तरह से लाते मारने का प्रयास करती है, प्रयोग करती है, क्या इस देश में 2 कानून हैं? तमाम धार्मिक आयोजन अन्य धर्मों के होते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, उनके लिए तो आप फूल बिछाते हो, लेकिन यहाँ आप लाते मारते हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। तो सांप्रदायिकता से लड़ेंगे अगर आप जीत गए तो? फिरका प्रस्तावकों की को जमी दर्ज कर देंगे हम लोग।
क्योंकि हम तो विचारधारा पर आधारित लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की जो फिलोसफी है, जिसको हम संविधान कहते हैं, संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं। हर जाति धर्म का सम्मान करते हैं और जो अधिकार हमें है और जो कर्तव्य हमारा, उनको पूरा करते हैं। अगर कोई संविधान विरोधी कोई भी कानून बनता है, उसकी ज़बरदस्त उसका विरोध मुखालफत करते हैं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते और किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। जेल भी जाते हैं, मुकदमे भी झेलते हैं। जेल और आपके ऊपर हमलों पे आऊँगी ज़रा सी देर में, लेकिन खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका इलाका ऐसा है जहाँ पूरी तरीके से यहाँ पर सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बना के रखा हुआ है 2013 से। लेकिन इसी दौरान मायावती को लेकर सवाल ये पैदा हो रहा है कि उनकी ये जो उनका बर्थ प्लेस है, उसके बिल्कुल आप उसी इलाके में वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ मायावती पैदा हुई, मायावती यहाँ पली बड़ी, उनका कार्य क्षेत्र रहा। माना ये जाता है कि 20% वोट से तो वो शुरुआत ही करती हैं। तो ऐसे में अगर 20% उनके पास चला गया वोट, तो फिर आपके पास कहाँ से बचेगा? अब ये दोनों बातें भूतकाल की बातें हैं। पहली बात तो उनसे नज़दीक से तो मैं आता हूँ। ये जो ज़िला है हरिद्वार, ये पहले सहारनपुर ही था। तो सहारनपुर बिजनौर तो एक दूसरे के बॉर्डर टच करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कार्य क्षेत्र उनका हुआ करता था। 89 में पहली बार यहीं से एमपी बनी, लेकिन इस क्षेत्र के हालात आप जाकर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। एक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं, एक डेंटल कॉलेज नहीं है, एक स्पोर्ट कॉलेज नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, मिल समय पर पैसे नहीं देती है, कोई रोजगार के नए साधन नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। लोग मुसीबत में, परेशानी में घूम रहे हैं। फिर 2022 में उनको कितने परसेंट वोट मिला? जो आप कह रहे हैं 20% से शुरुआत होगी, तो सारा ही 12.5% वोट मिला। उनको तो दिल्ली में भी 16% मिलता था, मिला है, लेकिन पिछली बार तो 1.5% मिला। उनको तो हिमाचल में 0.40% मिला, गुजरात में 0.50% मिला। आप ये समझिए, उनके 2 MLA जो राजस्थान में जीते, दोनों भारतीय जनता पार्टी में, शिवसेना में शामिल हो गए। तो आप समझिए ना, ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लगातार उनका ग्राफ जो है वो गिर रहा है। तो इसी से मेरा सवाल भी ये पैदा हो रहा है कि एक दलित राजनीति में जो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, जो एक गल्फ क्रिएट हो रही है उनके जाने के बाद, क्या चंद्रशेखर आज़ाद वो चेहरा बनेंगे जो उस खाई को भरेंगे, एक नई राजनीति देंगे? क्या इसकी शुरुआत इसको माना जाए? देखिए, मैं दलित समाज में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं पूरे बहुजन समाज की राजनीति करता हूँ। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और न्याय पसंद हर सब जाति धर्म के लोगों की और सभी जाति की धर्मों की बहन बेटियों की रिस्पेक्ट और उनके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की और उनको सशक्त करने की राजनीति हम लोग करते हैं, किसानों की, मजदूरों की। तो वैक्यूम तो यहाँ पूरी भारत की राजनीति में है, क्योंकि जहाँ नेता CBI इनकम टैक्स से डर जाते हैं, जहाँ एक नोटिस पे नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं, जिनको प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी कहते हैं, वही जब अगले दिन भाजपा में शामिल हो जाते हैं, भाजपा के सहयोगी बन जाते हैं, तो वही साफ पाक हो जाते हैं। ये जो सरकारी मशीनरी के द्वारा ये जो डरा धमका के जो राजनीति की जा रही है, इससे ये महसूस होता है कि ये सब जो है जनता, इन सब से त्रस्त जनता चाहती है कोई मजबूत विकल्प बने। तो उस विकल्प को बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि हम जनता से जुड़ के काम करें। अच्छा, मेरे लक्ष्य में MP MLA बनना तो है नहीं। ऐसा होता 2018 मेरे पे बहुत ऑफर थे, फिर हम दल क्यों बनाते? हम विचारधारा पर आधारित लोग हैं। हम किसी भी कीमत पे संविधान विरोधी ताकतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। हम राजनीति छोड़ सकते हैं, हम खुद को दूर कर सकते हैं राजनीति से, हम मर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं कर सकते। चलिए, आपकी बात मैं ये रिकॉर्ड करके रख रही हूँ और चलाऊंगी उसके बाद, क्योंकि बार बार सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद को वाई ग्रेड सिक्योरिटी मिली हुई है, चौतरफा मुकाबला होने की वजह से भाजपा को फ़ायदा हो जाएगा, तो कहीं कोई मेल जोल तो नहीं है? देखिए, सिक्योरिटी तो यहाँ देश में कोई नेता ऐसा नहीं जिसको ना हो। जिस नेता का कद ऐसा है कि उसको नुकसान पहुँचने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, उसको सबको मिली है। और ये सुरक्षा उन्हीं लोगों के दो जिनकी जान खतरा हो। आप ही बताओ कि 6 महीने पहले मेरे ऊपर गोली नहीं चली, और हमने कोर्ट से लेकर सब जगह, इलेक्शन कमीशन लेकर सब जगह, क्योंकि हम पे रिकॉर्डिंग है, हम पे एविडेंस है कि लगातार हमारी हत्या का प्रयास किया जा रहा है। और मैं तो आपको बड़ी ताज्जुब की बात बताऊंगा, जो लोग आज मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, 6 महीने पहले मेरे साथ खड़े होकर जंतर मंतर पे बाकायदा लेटर दे के ये भी इस मांगों का समर्थन कर रहे थे। जब मैंने 21 जुलाई को ये एक रैली बुलाई थी, तो वहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता भी थे, समाजवादी पार्टी के 5-5, 6-6 MP, राज्यसभा के, लोकसभा के MP MLA गए थे, और RLD के भी थे, RJD के भी थे, लेफ्ट के भी थे। तमाम लोग उस बात का समर्थन कर रहे थे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जान खतरा है, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज अगर मिली है कंडीशनल चुनाव तक उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो सवाल ये है कि मुझसे पहले तो आपको मिली हुई है, तो क्या आपका भी तो क्या गठजोड़ है क्या? और बड़ी बात यह है कि आपके MLA तो चुपचाप भाजपा को वोट दिलाते हैं, जो बिल्कुल आपके साथ बैठते थे।
आप तो जो अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हो, दूसरे व्यक्ति के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, चुनाव के परिणाम के बाद मैं तो एफिडेविट दे सकता हूँ, लेकिन इनकी पार्टी का एक आदमी एफिडेविट नहीं दे सकता कि वो जिसने भ्रष्टाचार से धन कमाया है, या कोई भी इनकी पार्टी का जीता हुआ MP ये एफिडेविट नहीं दे सकता कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएगा। मैं एफिडेविट दे सकता हूँ कि मैं अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूँ भविष्य में, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से साथ नहीं जा सकता, उनका सहयोग नहीं कर सकता। कौन रिकॉर्ड जा रहा है? मैं ही तो बोल रहा हूँ, मैं वकील हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने किरदार से वाकिफ हूँ। अगर मुझे सुख सुविधा की राजनीति करनी होती तो मैं 4-4 गोलियाँ क्यों खाता इस देश में। मैं अकेला व्यक्ति हूँ आज की राजनीति में जो ज़मीन से उठ के आया, जिसके पीछे कोई बाप दादाओं का नाम नहीं है। मैं अब ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि ये क्यों होता है, आपके ऊपर इतना हमला क्यों है हर तरफ से? समझ में नहीं आता। कभी आप जेल में हैं तो आप कभी अस्पताल में हैं, आप ऐसा लगता है सामान्य जीवन तो जीते ही नहीं है। तो फिर भी मैं लोगों की नज़रों में छिप रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ये सोचते हैं कि आदमी जल्दी मर जाए वरना उनकी दुकानदारियाँ बंद हो जाएंगी। सवाल ये है कि हम वोट जिनको देते हैं उन पर हमारा अधिकार है कि 5 साल अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो वो हमारे साथ खड़े हों, लेकिन वो नेता 5 साल दिखते ही नहीं है। इसका मतलब वो नेता हमारी लड़ाई नहीं लड़ते। मैं तो सरकारों की बात बता रहा हूँ आपको। देखो, सरकार कहती है कि हमने गरीबों के लिए बहुत से स्कूल बना दिए हैं, इनमें अच्छी पढ़ाई हो रही, तो कभी उन नेताओं को ये जवाब देना चाहिए। मैं तो पूछूंगा पार्लियामेंट में जाके कि भाई अगर इतने अच्छे सरकार ने स्कूल खोल दिए तो अपने बच्चों को तो पढ़ाओ यहाँ। अगर वहाँ बेहतरीन सुविधाएं मिल रही है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहे हो? अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेज रहे हो और हमारे बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हो और कह रहे बहुत अच्छी सुविधा है। अगर हॉस्पिटलों में बहुत अच्छी सुविधाएं आपने कर दी है तो आप प्राइवेट में अपना इलाज क्यों कराते हो? आप क्यों विदेशों में जाकर इलाज करा? आप भी इनमें कराओ ना, जहाँ आम आदमी जनता जहाँ इलाज करा रही है। सच तो ये है, ना पढ़ाई है, ना रोजगार है, ना इलाज है, ना कानून व्यवस्था है। लूट मचाई मची हुई है। सब लोग मिलके दोनों हाथ से जनता को लूट रहे हैं और कोई रोकने वाला है नहीं। एक गरीब का बेटा ज़मीन से उठ के आया है, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, वो संघर्ष कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए। अच्छा, मैं पिछली बार मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ा, वहाँ भी जाके प्रत्याशी लड़ाए। क्यों लड़ाए? मैं तो इनकी मदद करता हूँ, मेरे खिलाफ क्यों लड़ाते हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते कि चंद्रशेखर अपने पैरों पर खड़ा है। जिस दिन चंद्रशेखर पैरों पर खड़ा हो गया उस दिन के बाद मैं आज गारंटी से कहता हूँ भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। वो बदलाव जो एक एकता बननी चाहिए मजलूमों की, मजबूरों की, मजदूरों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, बहुजन समाज की, वो बनेगी। क्योंकि यहाँ पार्टी में हमने अपना जो हमारा संविधान है उसमें हमने डिक्लेयर किया है, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और जहाँ जो हमसे हमारे साथ जुड़ जाएगा समाज, उसको हम पदों में भी, पार्टी के टिकटों में भी चुनाव लड़ने के लिए, और आने वाले समय में जब सरकारें बनेंगी तो मंत्रिमंडल में भी बराबर के हिस्सेदार देंगे, जिससे कि वो कुर्सी पर बैठ के अपने लोगों के हितों के लिए काम कर सके, पॉलिसी बना सके। यानी अपना विस्तार भी आप देंगे। लेकिन आपके कुछ सपोर्टर्स को एक आशंका भी है कि भाई एक बहुत आकर्षण है आपको लेकर, एक सनसनी है, आप एक ऐसी आंधी हैं जो आता है चला जाता, आप ठहर के काम नहीं करते, कहीं ठहर के रुकते नहीं। देश के जो हालात हैं, मेरे जैसे लोगों को ठहरना भी नहीं चाहिए। मैं एक बड़े विजन को लेकर काम कर रहा हूँ कि मैं जहाँ चाहता, मैं तो चाहता था कि जहाँ हम भाजपा को रोकने की मदद कर पाएँ। जो वोट मजबूरी में लीडर ना होने के कारण भाजपा पे अन्य दलों पे चला जाता है, उसको हम संगठित कर सकें। लेकिन जो नारा देते हैं कि भाजपा को रोकना चाहते हैं, वो भाजपा को रोकना नहीं चाहते। असल में रोकना चाहते तो फिर हम पे हमले नहीं करते। हम भाजपा को रोकना चाहते हैं। हमने अपने पूरे संगठन की कुर्बानी दी। इनकी एक बात में हमने तय कर लिया कि हम एक ही सीट लड़ेंगे, बाकी सीटों पर हम इनकी मदद करेंगे। आप मदद बाकी सीटों पर एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी कोई? हाँ, है ना। जो अच्छे लड़ने वाले लोग हैं वो सब लोग, किसी से आप पूछोगे बता देगा कि चंद्रशेखर आजाद की मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय राजनीति को लेकर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से 400 पार के नारे लग रहे हैं और तमाम तरह के सर्वेज भी आ रहे हैं जो कहते हैं कि शायद फिर से नरेंद्र मोदी 3.0 के लिए हम तैयार हो रहे हैं, ऐसे में आप भारत की राजनीति को कैसे बदलते हुए देखते हैं? और ख़ासकर जिन हाशिए के लोगों की राजनीति आप करना चाहते हैं, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो या बहुजन पूरा समाज हो। देखिए, अगर ऐसा होता है, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आकर्षण पाने का एक नारा है। अगर गलती से हो जाता तो इसके लिए इंडिया अलायंस जिम्मेदार होगा, बिल्कुल जिम्मेदार होगा। क्योंकि अगर मेरे जैसे लोग वहाँ होते तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे इतने बड़े नंबर्स को नहीं पा पाती। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको। जिस तरह का विरोध भारतीय जनता पार्टी का है और वो जो वोट उनके खिलाफ है, उसको अगर संगठित कर लिया जाता
अपनी हठधर्मिता छोड़ के, अपने भविष्य के डर को छोड़ के अगर वर्तमान में जिया जाता है, जिस तरह की बातें कही जा रही, संविधान कमज़ोर हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, तो उनकी परवाह होती तो शायद ये फैसले अपने निजी हितों से ऊपर उठ के देश बचाने के होते। लेकिन आपको लग रहा है जीत जाएगी भाजपा क्या? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता, मैंने कहा ना, अगर जीतेगी तो कैसे जीतेगी सुन लो। एक ट्रिप पे टिकट दिए, आज दिया किसी को, 2 दिन बाद दिया किसी को, तीसरे दिन बाद दिया किसी को। अब वो एक दूसरे को हराने बनाने के लिए, क्योंकि जो विचारधारा पे आधारित लोग नहीं है वो तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या सुख सुविधा के लिए लड़ रहे हैं, तो वो तो एक दूसरे को हराने में लगे। हम तो विजन वाले लोग हैं, विचारधारा वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो जिसको टिकट हो जाएगा, बाकी सब लोग उसकी मदद करेंगे। लेकिन विपक्ष के जो लोग लड़ रहे हैं, जैसे इंडिया अलायंस में जहाँ जिसको टिकट हुआ, जिस पार्टी को मिलकर दूसरी पार्टी व्यक्ति लड़ना चाहता, तो वो उम्मीद ये नहीं कर रहा कि जीत जाए, वो उम्मीद ये कर रहा है हार जाए, जो अगली बार मुझे मौका मिल जाए। ये सबसे बड़ी नुकसान जो है ये ज़मीन पे दिखाई दे रहा है। आप हमारे बराबर में देखो, बिजनौर में, बिजनौर का टिकट पहले किसी को दिया, फिर काट के किसी और को दिया। मुरादाबाद में आपने नॉमिनेशन करवा दिया, फिर आपने दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दिया। आपने मेरठ में पहले एक को दिया, फिर दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया। आपका यही नहीं पता लग रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। स्पष्ट है कि आप पे कोई विजन नहीं है, उसका नुकसान जो है जनता को उठाना पड़ रहा है। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ अपनी एफिडेविट के साथ कि हम किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं करेंगे और इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे जीतने के बाद। लेकिन ये जो लोग हैं विपक्ष के, ये अपनी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं करेंगे। और ऐसा बहुत आप देख चुके हैं, और मैंने भी देखा जब राज्यसभा का चुनाव था, इनके 8 MLA जो इनके बराबर बैठते थे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के आए। इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए। ठीक है चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुभकामनाएं आपको इस चुनाव के लिए। उम्मीद है कि आप बदलाव की एक नए बयार लेकर आएंगे अगर आप जीत जाते हैं। शुक्रिया। काम करेंगे, जनता के दिलों पर राज करेंगे, जनता को राजनीति किसे कहते हैं, राजनीति किन करेंगे, और जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे जो अन्याय हो रहा है उसको जड़ से ख़त्म करेंगे। मॉब लिंचिंग हो, कोई और अपराध हो, उसको रोकने के लिए एटी चोटी का जोड़ लगा देंगे। और सरकारों को पार्लियामेंट में भी घेरेंगे और पार्लियामेंट के बाहर भी घेरेंगे। सरकार तानाशाही करेगी तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, सड़कें सुनी रखेंगे। ठीक है, शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।